तुम 30 साल तक इनका कैरियर बनाओ और 30 साल के दौरान ये अपना कैरेक्टर इतना खराब कर लें, अपनी जिंदगी में अपने जिस्म के साथ इतनी बेईमानियां कर लें कि जब कैरियर की ऊंची कुर्सी पर पहुंचे तो इनके पल्ले कैरेक्टर बिल्कुल नहीं होगा। जिन घरों की बेटियां किसी के साथ चली जाती हैं, आप उनका मजहब ना देखें, उनके माँ बाप की तकलीफ को देखें। भी लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, वो तो अब बेटी को मजहब की ऐनक लगा के देखते हैं ना। तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी तो बस बेटी होती है, चाहे वो अपनी हो या फिर दुश्मन की हो, बेटी सिर्फ बेटी होती है। उसमें एक मामला पिछले कई दहाइयों से चलता आ रहा है और आजकल वो सुर्खियों में है। अब उसका एक मौजू बन गया पूरे मुल्क में कि एक मज़हब की बेटियां दूसरे मज़हब के लड़कों के साथ निकाह करती हैं, शादी करती हैं। ये सारे मामले को अलग अलग मज़ाहिब के लोग अपने अपने तरीके से उठा रहे हैं। कोई सियासी तौर पर इसको उठा रहा है, कोई मजहबी तौर पर इसकी गुफ्तगू कर रहा है, कोई समाजी तौर पर इसकी गुफ्तगू कर रहा है। इस मसले को उठाने वालों की नीयतें भी अलग अलग हैं। कोई कुछ हासिल करना चाहता है, कोई कुछ हासिल करना चाहता है। कोई फिल्म बना के समाज को कोई पैगाम देना चाहता है, तो कुछ लोग उसके मुकाबले में सोशल मीडिया के ऊपर उसके खिलाफ अपना रद्द अमल बता के अपनी कौम को कुछ और समझाना चाहते हैं। यह तो नहीं हो सकता कि ताली एक हाथ से बजती हो। मामला है क्या? इतनी एडवांस दुनिया है और इस मामले के ऊपर लोग एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, एक दूसरे के मजहब के मुतालिक अपने दिल में बुराई लेके आते हैं। सोशल मीडिया ने भी और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है उसने भी इसको बड़ा मुद्दा बनाया है। अगर कोई बात है तो मुद्दा बनना चाहिए, लेकिन वो मुद्दा शुरू कैसे हुआ, उस मुद्दे की बुनियाद क्या है, इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई, इससे तकलीफ कैसे हुई, ये इतना बड़ा मुद्दा बना कैसे। अच्छा, जब तक इसके पीछे नहीं जाएंगे तो इलाज कैसे होगा? कैसे मुमकिन है? अच्छा, जिनको ये तकलीफ होती है, जिन घरों की बेटियां किसी के साथ चली जाती हैं, आप उनका मजहब ना देखें, उनके माँ बाप की तकलीफ को देखें। या जिन बेटियों के साथ ज्यादती हो जाती है, आप सब तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, वो तो अब बेटी को मजहब की ऐनक लगा के देखते हैं ना। तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी तो बस बेटी होती है, चाहे वो अपनी हो या फिर दुश्मन की हो, बेटी सिर्फ बेटी होती है। उसमें कोई फर्क नहीं किया जा सकता है। मैं मान लेता हूं कि कुछ लोग इस मुद्दे को लेके इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ मुसलमानों ने भी सोशल मीडिया पे जोर लगाया कि हाँ, कि हमारी बेटियों के साथ भी ये ज्यादती हो रही है। वो दूसरे लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो इन पे लगा रहे हैं। अरे दोनों हजरात जो हैं, कभी ये इत्मीनान से ये सोचते हैं कि ये मामला इस हद तक खराब क्यों हुआ है? डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लेने की तो बड़ी तमीज है। जितने ये बड़े बड़े लोग मुद्दा उठाते हैं, इनको दवाई लेने की बड़ी जांच है। डॉक्टर अगर लिखने लगे प्रिस्क्रिप्शन, कुछ लिखने लगे, नहीं नहीं डॉक्टर साहब टेस्ट करवा लो, हमारा टेस्ट करवा लो। एक टेस्ट में बीमारी नहीं आती, अच्छा फिर इसके ऊपर वाला भी कराओ, उसमें नहीं आई फिर ऊपर वाला भी कराओ। कहते हैं जितने टेस्ट हैं सारे ही करवा दो, ताकि जिस्म में जिस हिस्से में कोई तकलीफ हो हमें पता लग जाए, हम उसका इलाज करवा लें। और फिर ये बेटियों का मुद्दा इतना बड़ा बना, बेटियों के साथ ज्यादती हुई या बेटियों के साथ कोई मामला पेश आया और ये एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। क्या कोई टेस्ट ही नहीं किया कि मुद्दा बना कैसे, तकलीफ
तकलीफ आई कैसे, इस नौबत तक पहुंचे कैसे, बेटी ने घर से बाहर पैर निकाला क्यों, ये बात ही नहीं करते। ये बात करते हो कि बस फलां मजहब वाले खिलाफ हैं, वो दूसरे बात करते हैं कि फलां मजहब वाले खिलाफ हैं, ये बात ही नहीं करते कि बेटी को तकलीफ कैसे हुई, उसकी इज्जत कैसे बहाल होगी। और अक्सर इस बात का जिक्र मेरे वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना विरमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बेटियों की तो पढ़ाई करनी जरूरी है, लेकिन बेटियों के साथ साथ बेटों को भी तो बचा लो। जिन घरों में जिना हो जाता है, जिन घरों के अंदर कोई किसी की बेटी के साथ बदमाशी करता है, जिन मोहल्लों में कोई किसी की बेटी को निकाल के ले जाता है, जिन मोहल्लों में कोई किसी की बेटी को छेड़ता है, तो मैं पहले उनसे पूछता हूं, ये जो दरिंदगियां होती हैं, या बेटियों को जला दिया जाता है, या कोई बेटी के टुकड़े कर देता है, ये जो दरिंदे हैं, ये क्या किसी बाहर के मुल्क से इंपोर्ट होकर आ रहे हैं, या किसी विदेशी ताकत ने इनको यहां भेजा? ये जिन पर मुकदमे दर्ज होते हैं, ये क्या आसपास पड़ोसी मुल्कों से आते हैं? ये नौजवान कहां पैदा होते हैं? क्या ये इसी माशरे में जन्म लेने वाले वो बेटे नहीं हैं जिनके माँ बाप ने उनको बेटियों की इज्जत और तमीज ही नहीं सिखाई? ये कहां से आए? ये भी तुम्हारे ही घरों में, इन्हीं मोहल्लों में, इन्हीं मजहब के मानने वालों में, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, इसी मुल्क के अंदर पैदा हुए जो बेटियों के साथ ज्यादती करते हैं। बाहर से नहीं आए कहीं से। बीमारी की बात ही नहीं, इल्जाम तराशी की बात है, बीमारी की बात ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की बात है। कभी उनसे भी पूछो जो इस तकलीफ में मुब्तला हो गए कि बात क्या हो गई, बताते क्यों नहीं, कहते क्यों नहीं? चाहे जिस मर्जी मजहब और कौम के मानने वाले, बताते क्यों नहीं कि हमने निकाह को, हमने शादी को इतना महंगा कर दिया, हमने शादी इतनी बुरी बना दी, हमने बरादरियों की दीवारें इतनी ऊंची कर दी हैं, हमने जात पात की इतनी लंबी खंदक खोद दी है कि बेटियां खड़ी इस पार देखती हैं कि हमारे माँ बाप के पास अगर इतनी दौलत होगी तो हमारा ब्याह होगा। बेटियों को साफ नजर आ रहा है कि यहां तो सौदेबाजी हो रही है, यहां शादियां नहीं हो रही हैं। सारा इल्जाम लगाना चाहते हो बच्चों पे, अपने गिरेबान में कभी झांकेंगे ही नहीं। मानता हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ने कुरान में कहा, शरीयत ने कहा, दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने कहा, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और मान लिया माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, तो क्या माँ बाप के लिए बच्चों की कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती? क्या माँ बाप का यह काम नहीं बनता कि बच्चों को अपनी छाती से लगा के रखें? क्या माँ बाप की यह जिम्मेदारी नहीं कि बच्चों को अपना दोस्त बनाए? क्या तुम्हारे पास वक्त है आज अपने इन बेटियों से, अपने इन बेटों से बात करने के लिए? आपके पास वक्त ही नहीं है। आपके पास बाद में रोने का वक्त है, आपके पास बाद में लकीर पीटने का वक्त है, आपके पास अपनी बेटियों और बेटों के लिए वक्त नहीं है। सुबह को बच्चे स्कूल जाते हैं, खासकर जो शहरों में लोग रहते हैं। मॉडर्न मां सोचती है बढ़िया है, जल्दी स्कूल भेजो, टाइम पे भेजो, छुट्टी नहीं होनी चाहिए, 8 घंटे टेंशन फ्री रहूं। स्कूल से आ गए, फटाफट खिलाओ पिलाओ, तैयार हो जाओ ट्यूशन के लिए। ट्यूशन से आ गए, बस फटाफट कोई सामान वामान खरीदना तो खरीद लो, रात को टाइम पे सोना है। इतवार के दिन बाहर घूमना, और रात को जो 3-4 घंटे बच गए। आज से 20 साल पहले एक बीमारी आ गई थी जिसको टेलीविजन कहते थे, वो घर में लगा होता था। अब जो वक्त बचता था, बाप भी मुर्दे की तरह उसके सामने बैठा है, माँ भी बैठी है, दादा भी बैठा है, दादी भी बैठी है, पोते भी बैठे, पोतियां भी बैठे, अब सब उल्लुओं की तरह उसको देख रहे हैं। अब उसकी जगह मोबाइल ने ले ली है। एक ही कमरे में बैठे हो, एक ही लॉबी में बैठे हो, एक ही सहन में बैठे हो, अपने अपने मोबाइल पर, अपने अपने व्हाट्सएप पर। यह पता ही नहीं कि दाएं मां बैठी है या बाप बैठा है। बाप को ही पता नहीं कि मैंने अपनी बेटी से कुछ पूछना है, बेटे से कुछ पूछना है। टाइम ही नहीं है। रात के 2 बजे तक इस मुसीबत से फारिग होते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है आपस में बात करने के लिए। हाँ, इल्जाम लगाएंगे
कि हमारी बेटी को फलां ले गया, हमारे बेटे को फलां ने वर्गला दिया। इल्जाम लगाने के लिए टाइम है। बच्चों के पास उनकी जरूरियात पूछने का, वो अगर कोई सवाल कर दें तो डांट दिया जाए, आगे से चुप हो जाओ। ये जो मामला इस हद तक खराब हुआ, ये अब चाहे कोई हम में मुसलमानों में से हो या गैर मुस्लिमों में से हो जिनकी बेटियों के साथ ज्यादती हुई, ये इस हद तक तब पहुंचा है कि हमने सोचा कि स्कूल में नस्ल तैयार होगी। स्कूल में नस्ल नहीं तैयार होती, स्कूल में हिसाब किताब सिखाया जाता है, स्कूल में पैसे कमाने का फन सिखाया जाता है। नस्ल तो माँ की गोद के अंदर तैयार होती है, नस्ल तो दादा दादी की गुफ्तगू में तैयार होती है, नस्ल तो बाप के कंधों पर तैयार होती है। इनको किसने बताया कि नस्ल जो है कॉलेजों में तैयार होगी? नस्ल तो माशरे में, अपने समाज में, अपनी बरादरी के बड़े लोगों में, अपने माशरे में, अपने मजहबी मुकामात पर नस्ल तैयार होती है, जिसको ये समझाया जाता है कि बड़ों की इज्जत कैसे होगी, छोटों से मोहब्बत कैसे होगी, हलाल के पैसे कौन से हैं, हराम का पैसा कौन सा है, माँ की इज्जत कैसे करनी है, बहन की इज्जत कैसे करनी है, दूसरी के बेटी को आंखें झुकाकर कैसे गुजरना देना है। नस्ल तो इस घर में तैयार होनी थी जिस घर में मल्टीमीडिया मोबाइल इनको पकड़ा दिया है। अब तो नस्ल तैयार ही नहीं हो रही, अब तो सिर्फ मशीनें तैयार हो रही हैं। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए, मताए गुलशन कुछ ऐसी बांटी मेरे वफादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुंचे न मेरे दामन में खार आए। कितने महीनों से ये मामला चल रहा है, लेकिन किसी भी मजहब के रहनुमा में, चाहे हम हो या सामने दूसरे मजहब वाले हों, उन्होंने अपने लोगों को नहीं समझाया कि एक दफ़ा हम भी अपने गिरेबान में झांकें, हम अपनी बेटे और बेटियों की तरबियत की तरफ तवज्जो दें, हम बीमारी की तरफ तवज्जो दें। हाँ, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने में इस बात की हमें सहूलत मिल जाती है कि हमारी कौम वाले कहते हैं कि वाह जी ये तो हमारा बढ़िया लीडर है, इसने दूसरी कौम वालों के खिलाफ बहुत अच्छा बोला है। तो बीमारी तो वहीं की वहीं, पहले बीमारी क्यों नहीं थी? पहले ये बीमारी क्यों नहीं थी? अगर किसी को भूख लगी है, खाना दोगे कि नहीं दोगे? अगर इंसान जवान हो गया, उसके जिस्म की जरूरियात हैं, आपको कहते हैं बच्चे का निकाह कर दो, नहीं पहले कैरियर बनाएंगे, अब उसको निकाह की जरूरत तो बालिग होने के बाद है, नहीं हम तो कैरियर बनाएंगे। बनाओ भाई, कैरियर बनाओ ताकि इसका कैरियर बन जाए और करैक्टर बर्बाद हो जाए। तुम 30 साल तक इनका कैरियर बनाओ और 30 साल के दौरान ये अपना करैक्टर इतना खराब कर लें, अपनी जिंदगी में अपने जिस्म के साथ इतनी बेईमानियां कर लें कि जब कैरियर की ऊंची कुर्सी पर पहुंचे तो इनके पल्ले करैक्टर बिल्कुल नहीं होगा। इस कैरियर का फिर कुछ नहीं हो सकता जो तुमने बना के दिया है इनको।